Good afternoon to one and all again. Okay, so today I will discuss about the latter topic of the statement of second law of thermodynamics and equivalence of the statement. So I hope so. The earlier slide will be understood by you of the students. Heat engine, energy reservoir, refrigerators, heat pump. Then move to the statement of second law of thermodynamics and equivalence of the second law of thermodynamics, Carnot cycle derivation, reversible and irreversible प्रोसेस। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, आपको बताया भी था इसके बारे में हमने। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन, सेकंड लॉ क्यों पिक्चर में आया, सेकंड लॉ की क्यों जरूरत पड़ी, ये हमने बताया था आपको। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में। और इसके बारे में एनर्जी रिजर्वायर बताया था कि दो तरह के रिजर्वायर होते हैं, सोर्स रिजर्वायर, सिंक रिजर्वायर। दो रिजर्वायर पे आपका ये पावर प्लांट पूरा काम कर रहा है, जिसमें कि बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप लगा हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिजर्वायर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं MER के रूप में है, तो नेट वर्क डन जो मिलता है वो टरबाइन वर्क माइनस ऑफ द पंप वर्क रहता है। हीट इंजन क्या होता है, ये समझने वाली बात है कि हीट रिसीव होती है सोर्स से, रिजेक्ट होती है सिंक पे। हीट इंजन क्या होता है ये अपने को समझने वाली बात है। तो यहाँ पे जो चीज देख रहे हैं, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, ये लगा हुआ है। यहाँ पे जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है कि पानी यहाँ पे बॉयलर के अंदर भरा हुआ है, इससे स्टीम तैयार हो रही है, टरबाइन में एक्सपांसन हो रहा है, कंडेंस हो रही है कंडेंसर पे, पंप में पंपिंग हो रही है, उसके बाद वापस से वाटर बना के इसको बॉयलर में भेजा जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। रेफ्रिजरेटर जो रहता है इस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे आपको डिस्कस किया था। कंप्रेसर इज अ डिवाइस जहाँ की कंप्रेस हो रहा है रेफ्रिजरेंट वेपर, यदि आपका एवापोरेटर से निकल के आ रहा है तो वो अपने साथ में वेपर बना के आता है। लिक्विड प्लस वेपर यहाँ से थ्रॉटल से निकलता है, लेकिन जैसी हीट को एब्जॉर्व कर लेता है तो ये वेपर बन जाता है। तो ये वेपर को हम कंप्रेस कराते हैं कंप्रेसर में, जहाँ की टेम्परेचर उसका बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। साथ ही साथ में जो हीट रिएक्शन वाला पार्ट है वो कंडेंसर पे आफ्टर द कंप्रेसिंग होता है। कंडेंसर ट्यूब्स जो लगी रहती है रेफ्रिजरेटर में, आपने कभी देखा हो। पुराने रेफ्रिजरेटर में ओपन टाइप के रहते थे, दिखाई देती थी। आजकल रेफ्रिजरेटर क्लोज आने लगे हैं, तो जो ट्यूब्स थी वो बंद हो गई हैं, आजकल दिखाई नहीं देती हैं। पीछे साइड पे, बैक साइड पे कवर लगा रहता है, तो वो कंडेंसर के पीछे जो कवर लगने लगा, जिसकी वजह से आपको ट्यूब्स नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वो काफी वार्म अप रहता है, क्योंकि वहाँ पे हीट रिएक्शन हो रहा है। यदि आप वहाँ के उससे पीछे से निकलेंगे तो आपको काफी गर्म हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, क्यों? क्योंकि हीट रिएक्शन चल रहा है वहाँ पे कंटिन्यूसली। एंड आफ्टर दैट की जैसे ही लिक्विफाइड होगा कंडेंसर से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट, तो उसको थ्रॉटल में भेज देंगे, और थ्रॉटल से निकलने के बाद वो लिक्विड प्लस वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ सर्किट डायग्राम इन विच द all the devices are presented. The two sides, that is the higher pressure side, higher temperature side, and to another side that is called the lower pressure side and the lower temperature side. तो हायर प्रेशर साइड में आप देख रहे हैं कंडेंसर रहता है और कंप्रेसर रहता है। लोअर साइड में एक्सपांशन वाल्व रहता है और एवापोरेटर रहता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडेंसर और कंप्रेसर में मेंटेन रहता है। ये हमने डिस्कस किया था आपके साथ में लास्ट टाइम पे। इसमें आगे मूव करेंगे तो इसके लिए हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था सोर्स और सिंक के लिए, कितनी इफिशिएंसी आ रही है हीट इंजन के लिए, कि 30 to 40% इफिशिएंसी आ रही थी अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। यदि आपके पास T1 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू दैट डेटा कि आपकी इफिशिएंसी 30 to 40% निकल के आ रही है। फिर हमने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था और हीट पंप के बारे में बताया था। तो रेफ्रिजरेटर के लिए जो डिजायर्ड आउटपुट रहता है वो आपका ये रहता है, हीटिंग कूलिंग इफेक्ट रहता है। और हीट पंप के लिए जो डिजायर्ड आउटपुट रहता है वो आपका वार्मिंग इफेक्ट रहता है या हीटिंग इफेक्ट रहता है। तो इसमें यदि आप आगे मूव करेंगे तो ये चीज़ आपकी निकल के आएगी। COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। जो हीट इंजन है वो दो टेम्परेचर पे काम कर रहा है, 35 और -4। तो रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग ऑन द टू टेम्परेचर लिमिट, 35 एंड द -4 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट पंप जो है आपका यहाँ पे दो टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा है, और उसके लिए जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि जो COP होता है हीट पंप का, ये रेफ्रिजरेटर से एक ज़्यादा होता है। ये भी चीज़ हमने डिस्कस की थी, आपको बताया था। अब क्यों ज़्यादा होती है उसके लिए हमने एक फार्मूला भी आपको डेवलप करवाया था कि जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट है, और हीटिंग इफेक्ट को हम यहाँ पे Q1 से शो कर रहे हैं। तो Q1 अपॉन पंप वर्क जो होता था Q1 माइनस ऑफ Q2 होता था। तो जो पंप वर्क है आपको Q1 माइनस ऑफ Q2, ये आपका सेम रहता है लगभग जैसा रेफ्रिजरेटर में रहता है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है
कि यहाँ पे जब इक्वेशंस को आप चेंज करेंगे, यदि आपको Q1 यहाँ पे ऊपर चाहिए तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस ऑफ Q2। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो जो पंप का COP है वो आपका रेफ्रिजरेटर के COP से एक ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो इक्वेशन देख रहे हैं तो आपका COP जो है रेफ्रिजरेटर से एक ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपने देखी थी इसमें। उसके बाद यदि मूव करेंगे तो रेफ्रिजरेटर के पंप के बाद आप यदि मूव करेंगे तो आपको दूसरी चीज़ भी इसमें नज़र आएगी, जैसे कि स्टेटमेंट है परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का, किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो EER होता है, एक पैरामीटर है, लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पैरामीटर है सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ये डिटरमाइन करता है परफॉर्मेंस को। उसके बाद यदि आप आगे मूव करेंगे तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश थर्मल यूनिट में लास्ट टाइम पे हमने डिस्कशन किया था, BTU कहलाता है। तो SEER का जो रेशियो रहता है दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द हीट रिमूव बाय एन एयर कंडीशन और द हीट पंप ड्यूरिंग ए नॉर्मल कूलिंग सिस्टम तो द टोटल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। जितनी भी आपकी हीट रिमूव हो रही है हीट पंप के द्वारा या एयर कंडीशन के द्वारा एक नॉर्मल सीजन में, और उनका जो रेशियो है डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। मतलब आपने यदि घरों में रेफ्रिजरेटर लगाया है तो रेफ्रिजरेटर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और कितना कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, ये अपने को देखना लायक रहता है। उसी से आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड पैरामीटर। इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, and then move to the next slide. This is the second law of the thermodynamics. There are the two statements. First is the Kelvin-Planck statement. Kelvin-Planck statement बोलता है कि यदि सोर्स बॉडी से हीट सप्लाई हो रही है तो उसका जरूरी नहीं है कि वो पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज कॉल्ड द Kelvin-Planck स्टेटमेंट। या ऐसी कोई भी गाड़ी बनाना इम्पॉसिबल है जो कि कंपनी यदि क्लेम करे कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर एवरेज देगी गाड़ी, तो वो 70 किलोमीटर आपको एवरेज मिल जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव दिस बिकॉज ऑफ द कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कई बार गाड़ी चलाते वक्त आपको ब्रेक लगाने पड़ता है, क्लच लगाना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। कई बार आपको रोड में बम्पर्स मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी नॉर्मल स्पीड या प्रॉपर स्पीड पे यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं मूव कर पाती है। आपको कई बार गियर चेंज करने पड़ते हैं। वो गियर जो चेंज कर रहे हैं, जो आप व्हीकल चला रहे हैं, ब्रेक क्लच अप्लाई कर रहे हैं, उसी कारण से आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो आपका 70 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम कर रही है वो नहीं है। 70 किलोमीटर क्लेम करने का मतलब है कि गाड़ी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक या क्लच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो Kelvin-Planck ने ये बोला है कि कोई भी हीट इंजन यदि आप बना रहे हैं तो उसका जरूरी नहीं कि 100% पार्ट जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। कुछ ना कुछ जो है हीट रिजेक्शन में चली जाती है। तो वो कितनी रिजेक्शन में जा रही है वो आपको साइलेंसर से जो धुआं निकलता है उससे पता चलता है, क्योंकि वो अपने साथ में हीट ले आता है। ठीक है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Kelvin-Planck स्टेटमेंट के ऊपर जो बताया गया कि कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि हीट एनर्जी को वर्क डन में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर सके। सम अमाउंट ऑफ द हीट व्हिच इज कन्वर्टेड एंड गोइंग इनटू द सिंक बॉडी और द एटमॉस्फेयर साइड्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, Kelvin-Planck स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट पे भी आप चलेंगे जो कि क्लासियस का था, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमें पता है ऑलवेज कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हायर टू लोअर रहता है, या बोलना चाहिए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी साइड रहता है। लेकिन यदि हमें कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ करना है उसके लिए हमें पंप वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हम पंप को वर्क देते हैं, पंप को वर्क देना पड़ता है, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो व्हेन द हीट इज सप्लाई फ्रॉम द सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या बोलना चाहिए यदि बाहर की हीट को हम अंदर रूम पे लेके आ रहे हैं तो वहां पे ऐसा करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन आपका पंप वर्क कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये क्लासियस ने बोला था कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉट टू cold, but if you want to transfer heat from cold to hot side then you require the need of external work done। तो external work done जो है यहाँ पे पंप वर्क हो रहा है, ठीक है ना, जो कि हीट को कोल्ड से हॉटर की तरफ सप्लाई कर रहा है। तो दिस इज द क्लासिस स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस unaided by the any external agency to convey heat from a body at a lower temperature to a body of a higher temperature। It is impossible। Okay। फिर यदि आप बात करेंगे आगे मूव करेंगे तो यदि हमने वर्क डन को जीरो कर दिया, आप सोच रहे हैं कि यदि हीट ऑलवेज ट्रांसफर हो जाए कोल्ड से हायर साइड पे ऑटोमेटिकली, मतलब आपका जो घर में रेफ्रिजरेटर लगा है, फ्रिज जिसे आप बोलते हैं, वो उसे बिना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए कूलिंग इफेक्ट मिलने लगे
तो ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि आपकी फ्रिज जो है कूलिंग इफेक्ट देती रहे और विदाउट कंज्यूमिंग ऑफ द एनी इलेक्ट्रिसिटी वो रन करती रहे, तो उसकी सीओपी जो रहेगी इनफाइनाइट हो जाएगी यदि वर्क डन जीरो हो गया तो इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल केस। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केस को अचीव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन देना पड़ता है। तो अब बात करेंगे जो आपकी क्लासियस और केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था उसको कैसी इक्विवेलेंसी रहेगी, किस तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे या बराबर रहेंगे, ये हमें थोड़ा सा देखना है। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जरूरी नहीं कि केल्विन प्लैंक जो बोल रहा हो वो क्लासियस भी वही कर रहा हो, जरूरी नहीं है ऐसा, या क्लासियस जो बोल रहा हो वो केल्विन कर रहा हो। तो यदि ऐसा नहीं है तो वहां पे या बोलना चाहिए कि केल्विन यदि वायलेट कर रहा है स्टेटमेंट को तो क्लासियस भी उस चीज को पूरी नहीं कर पाएगा कभी, और क्लासियस यदि उस चीज को वायलेट कर रहा है तो केल्विन प्लैंक उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड शोइंग द डायग्राम in which the high temperature reservoir T1 and the low temperature reservoir that is called the T2. This is the normal temperature diagram in which the reservoir temperature is shown in the figure and the heat supply is also presented. कि हीट जो है यहाँ से आप देख रहे हैं हीट इंजन से सप्लाई हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से सप्लाई हो रही है, दैट इज द Q1 अमाउंट, Q1 अमाउंट की हीट जो है सप्लाई हो रही है। ठीक है ना, तो Q1 अमाउंट की जब हीट सप्लाई होगी, प्लीज 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 जो भी कर रहे हैं ये पेंसिल से उसको ना करें। हु इज डूइंग दिस, हु इज डूइंग दिस? रिमूव, प्लीज रिमूव, प्लीज टेक अंडू। Is there Neeraj? नहीं सर, कौन है? हम नहीं हैं। रिमूव करवाइए इसको। लाइन वहां से होती है। अरे एक मिनट, उसने किया है पता ये इरेज हो गया बस। हेलो निर्वाण। हाँ प्लीज म्यूट ऑल द स्टूडेंट, प्लीज म्यूट द माइक। Okay, then come to the topic. The temperature limit is T1 high temperature reservoir and the low temperature reservoir that is maintained T2 temperature. Then the heat is supplying from the high temperature reservoir, that is the amount of Q1. ये Q1 अमाउंट की जो हीट है वो सप्लाई हो रही है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से और हीट इंजन में जा रही है। जैसा कि आप गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं उसी का एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि आपने पेट्रोल डलाया तो वो हीट एनर्जी पेट्रोल के रूप में अंदर आई यहाँ पे, और उसके बाद कुछ पार्ट जो है उस एनर्जी का सिंक यानी एटमॉस्फेयर में जा रहा है या कहीं पे स्टोर कर रहा है एनर्जी को। तो Q2 अमाउंट ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर and move to the another statement. This is the follow the Kelvin Planck statement where the work done it is equal to the Q1 minus of Q2. तो नेट वर्क डन जो है Q1 और Q2 के डिफरेंसेस के बराबर है और यहाँ पे जो Q1 है वो Q2 के से ज्यादा है, ये आप देख रहे हैं। तो when the Q1 is greater than the Q2 then it is the net work done that is called the Q1 minus of Q2. And from the low temperature reservoir कि यहाँ से जो हीट जो है ट्रांसफर हो रही है Q2 अमाउंट की और हीट पंप में जा रही है, and after the working of the heat pump without any work how it is going into the high temperature reservoir. ये कैसे पॉसिबल है कि ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में विदाउट पंप वर्क के चली जाए? तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है जो कि क्लासेस स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा है, और यदि क्लासेस स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा है तो यहाँ से निकलने वाली हीट जरूरी नहीं कि Q1 अमाउंट की रहे। यदि यहाँ पे आपने बोला कि Q2 अमाउंट की हीट जो यहाँ से पिक हो रही है और हीट पंप में जाके यहाँ पे ऑटोमेटिकली Q1 जा रही है, तो जरूरी नहीं कि ये Q1 अमाउंट की हीट जा रही है जो कि इसके बराबर रहे। यदि ये हीट इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ का जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगा। तो इफ द क्लासेस स्टेटमेंट वॉयलेट द सेकंड लॉ,
then also Kelvin-Planck also violate the second law. So this is the equivalency of the classes statement to the Kelvin-Planck statement. इसको equivalency बोली जाती है classes से Kelvin-Planck statement में, जो कि उस टाइम पे कृतिक ने पूछा था मेरे से. तो violations of the classes statement ये है आपका. तो W जो है Q1 minus of Q2, ये जो वर्क डन आपका हो रहा है, there is a no heat interaction with the low temperature, it can be eliminated. यदि कंबाइंड सिस्टम की बात करेंगे तो हीट इंजन और पंप जो है एक प्रकार से एक हीट इंजन का निर्माण कर रहे हैं और हीट एक्सचेंज हो रही है सिंगल रिजर्वायर से, और जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट या गलत सिद्ध कर रहे हैं. तो यदि ये क्लासेस पूरा नहीं कर पा रहा है या क्लासेस स्टेटमेंट नहीं बन पा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि Q1 अमाउंट की हीट जो है यहाँ पे उसी अमाउंट की यहाँ पे हीट मिले, जरूरी नहीं है, हो सकता है बहुत कम रहे. यदि हीट कम रहेगी तो ये इसके स्टेटमेंट को भी, केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वायलेट कर सकता है. ठीक है, दैट्स इट. That is the heat pump which require the no work and transfer an equal amount of the Q2 from a low temperature reservoir. This is not possible to a high temperature reservoir. अब यहाँ पे बात आती है violations of the Kelvin-Planck statement. That is leads to the violation of the classes statement. So violations of the Kelvin-Planck statement leads to the violation of the classes statement. It means यहाँ से अब जो heat transfer हो रही है, अब आप देखेंगे कि heat is always transferred from the higher to lower side, but without any work done, या बोलना चाहिए without any transfer of the heat to the lower temperature reservoir T2, it is impossible कि total work done जो है वो heat supply के बराबर हो. ऐसा हो पाना impossible है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से यदि आप बात करेंगे कि हीट सप्लाई हो रही है नीचे से, वो ऊपर की तरफ यदि हीट जा रही है, तो हीट पंप जो रहेगा, ये जरूरी नहीं कि जितना यहाँ पे काम मिल रहा है वो उसको यहाँ पे इसके बराबर रहे. ये तो पहली चीज वायलेट कर रहा है. किसको वायलेट कर रहा है आप देख ही रहे होंगे, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है. अब यहाँ पे जो हीट आपकी नहीं आ रही है, Q2 जीरो है, तो जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे यदि जीरो थी तो यहाँ से उठ के जीरो जा रही है हीट. ठीक है ना, यदि जीरो जाएगी तो इसका मतलब कुछ भी हीट को ट्रांसफर नहीं करना है. ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हीट इंजन से जो काम मिल रहा है वो डायरेक्टली पंप को चलाने के लिए यूज हो रहा है. लेकिन क्या जरूरी कि पंप को वर्क की जो रिक्वायरमेंट रहे, क्योंकि जब Q2 अमाउंट जीरो है तो पंप को क्या जरूरत है फिर चलाने की. यहाँ पे बोल रहा है वो Q2 जीरो है, तो ये जब Q2 जीरो है तो Q2 किसको उठा रहा है, जीरो अमाउंट की हीट को थोड़ी उठा रहा है. जब जीरो अमाउंट की हीट को नहीं उठा रहा है तो ये ऑल्सो वायलेट द क्लासेस स्टेटमेंट. तो वायलेशंस ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लीड्स टू द वायलेशंस ऑफ द क्लासेस स्टेटमेंट. दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंसी. यदि एक गलत है दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो इस मामले में वो दोनों बराबर कहलाएंगे, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंसी. ठीक है, समतुल्यता. A heat engine which convert all the heat to the work without rejecting heat to a low temperature, that is the also described in the previous slides. And this slide showing the perpetual motions of the second kind. तो second kind जो perpetual motion का रहता है वो ये बोलता है, जो आप देख रहे हैं, without violating the first law, a machine can be imagined which continuously absorb heat from a single thermal reservoir and would convert this completely into the work done. ऐसी कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि सोर्स बॉडी से हीट को कंज्यूम करे या सोर्स बॉडी से हीट सप्लाई हो और इक्वल अमाउंट में वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए. ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है. एंड द एफिशिएंसी ऑफ ए सच ए मशीन वुड बी ऑफ 100%. ऐसी मशीन 100% हो जाएगी यदि ऐसा हो गया किसी दिन. यदि किसी दिन ऐसा हो गया कि वहां पे जो Q आउट है जीरो हो गया, जितनी भी हीट सप्लाई है वर्क डन के बराबर है. यदि हीट सप्लाई वर्क डन के बराबर रहेगी उस केस में जो वर्क डन रहेगा वो 100% हो जाएगा. लेकिन ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है. इस मशीन को हम परपेचुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल बनाना इम्पॉसिबल है. प्रैक्टिकल में मशीन को नहीं बना सकते. कार्नोट साइकिल की बात हम यदि करेंगे, जैसा कि हमने आप लोग को समझाया था कार्नोट साइकिल के बारे में, इफिशिएंसी उसके बारे में हमने आपको समझाई थी. ये एक सिस्टम है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस जो है काम करता है. सोर्स बॉडी टेम्परेचर है, सिंक बॉडी टेम्परेचर आप देख रहे हैं, हीट इंसुलेटर है. तो ये सिस्टम है, एक बार आपका इंसुलेटर काम करेगा, एक बार ये आपका बोलना चाहिए कंडक्टर काम करेगा. तो जब हीट सप्लाई होगी तो वो कंडक्टर बन जाएगा, और जब हीट ट्रांसफर को जीरो कर देंगे तो वो इंसुलेटर बन जाएगा. ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है. दिस इज द पिस्टन विच इज मूविंग व्हेन द हीट इज सप्लाइंग. जैसे ही पिस्टन को पावर मिलती है, बोलना चाहिए जैसे स्पार्किंग होती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं गाड़ियों में
पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं तो जब स्पार्किंग होती है तो स्पार्किंग से यहाँ पे एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी मिलेगी तो पिस्टन जो है इधर की तरफ मूव करेगा, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। जैसे ही राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हीट सप्लाई हो रही है। हीट सप्लाई के टाइम पे हीट इंसुलेशन काम नहीं करेगा, उस टाइम पे कंडक्टर काम करेगा, हीट इंसुलेशन उस टाइम पे नहीं काम करेगा। ठीक है ना, तो कार्नोट साइकिल की खास बात है। और यदि हीट रिएक्शन करना होगा तो ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, जैसे कि साइलेंसर में से धुआं निकल के बाहर जाता है। तो ये सिंक बॉडी जो है टेम्परेचर इसका T2 रहेगा। द साइकिल वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द सेडी कार्नोट in 1824, and the any fluid may be used to operate the Carnot cycle, which is performed in an engine cylinder, the head of which is supposed to alternatively to be perfect conductor or a perfect insulator of a heat, and the heat is caused to the cylinder by the applications of the high temperature energy source to the cylinder head during the expansion, and flow from the cylinder by the application of the low temperature energy to the heat head during the compression. तो एक्सपांसन के दौरान में हीट सप्लाई होगी और पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, एंड जब कंप्रेशन होगा तो पिस्टन अंदर की तरफ आएगा और कंप्रेशन की प्रोसेस होगी। तो कौन कौन से एजम्पशंस लेके चलते हैं कार्बन साइकिल के लिए कि पिस्टन जो मूव कर रहा है डज नॉट डेवलप एनी फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन। जो पिस्टन की सिलेंडर वॉल है वो इंसुलेटर की बनी हुई है। जो सिलेंडर हेड को डिजाइन किया गया परफेक्ट हीट कंडक्टर का है या परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, तो डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन यूज होता है उसके हिसाब से यहाँ पे if you have any mic open please माइक को बंद कर लें, किसी का यदि माइक चालू हो तो। मेरे पास है। सूर्य प्रताप है सर। And the cylinder head is so arranged that it can be perfect heat conductor or the perfect heat insulator, and the transfer of the heat does not affect the temperature of the source or sink. Working medium is the perfect gas, and the जो specific heat उसमें इस्तेमाल की जा रही है वो constant टाइप की है। कंप्रेशन और एक्सपांसन जो हो रहा है वो रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है। यदि आप देखेंगे एडियाबेटिक कवर जो लगा हुआ है इस पे वर्किंग हो रही है। स्टेज जो 1 है आइसोथर्मल एक्सपांसन है, प्रोसेस 1 to 2, दैट इज द हॉट एनर्जी सोर्सेज एट द T1 इज सप्लाइड हियर, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी सप्लाई हो रही है सोर्स बॉडी से, एंड द हीट Q1 is taken in which the fluid expand isothermally reversely and the constant temperature T1। स्टेज 2 देखेंगे एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रहा है। जब एडियाबेटिक एक्सपांसन करेंगे तो यहाँ पे हीट इंसुलेटर काम करेगा। प्रोसेस 2 से 3 रहेगी। अभी डायग्राम अभी हम दिखा देते हैं आपको। तो सिलेंडर जो है इंसुलेटर का काम कर रहा है, यहाँ पे हीट फ्लो नहीं हो रही है। ऑलरेडी डिस्कस कार्बन साइकिल इन द प्रीवियस क्लासेस। तो स्टेज 3 में देखेंगे कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन अंदर की तरफ रन कर रहा है और यहाँ पे जो है हीट रिएक्शन की प्रोसेस हो रही है। एंड स्टेज 4 पे यदि आप मूव करेंगे तो कंप्रेशन की प्रोसेस हो रही है, जहाँ पे की हीट इंसुलेटर है, हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से 0 है। दिस इज द PV and TS डायग्राम in which the efficiency is represented by the 1 minus of Q2 by Q1। तो यहाँ पे जो efficiency आप जो देख रहे हैं 1 minus of heat reaction by the heat supply के रेशियो के बराबर है। तो if the heat reaction is very very low, यदि heat reaction को कम कर दें तो thermal efficiency कार्बन साइकिल की बढ़ जाएगी। and if the heat supply is more and more, यदि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें तो साइकिल efficiency बढ़ जाएगी। तो Q2 is the heat reaction, जो कि साइलेंसर से धुआं निकल रहा है, यदि अपने साथ कम से कम धुआं लेके जाए या बोलना चाहिए हीट कम से कम लेके जाए तो वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड Q1 हीट सप्लाई जहाँ से हो रही है, पेट्रोल में से जितना आप वर्क डन ले सकते हैं, मैक्सिमम वर्क डन ले सकते हैं, उससे आपकी एफिशिएंसी साइकिल की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे PV जो डायग्राम है 1 to 2 इज द आइसोथर्मल एक्सपांसन, 2 to 3 इज द एडियाबेटिक एक्सपांसन जैसा कि हमने बताया था आपको, 3 to 4 जो है आपका यहाँ पे isothermal compression, and 4 to 1 is the adiabatic compression। So this is the graph where the pressure and volume जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो चेंजेस हो रही है। तो आइसोथर्मल की प्रोसेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एडियाबेटिक की प्रोसेस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। ठीक है ना। अब ये TS डायग्राम है जहाँ की आप देख रहे हैं जो आइसोथर्मल की प्रोसेस है वो यहाँ हो रही है, यहाँ पे आपकी एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रहा है, 3 to 4 आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, 4 to 1 आपका यहाँ पे फिर बोलना चाहिए ये प्रकार से कंप्रेशन हो रहा है एडियाबेटिकली। तो दिस इज द डायग्राम
all the things are clear. Heat supply is represented MRT1, natural log of V2 by V1, and the heat reaction is represented by the Q2, W3 to 4, जहाँ compression की process हो रही है, MRT2, natural log of V2, V3 by V4. From the first law of the thermodynamics for a cyclic process, already discussed in a Carnot cycle derivations. This is the process जहाँ की आप efficiency का जो formula है 1 minus of T2 by T1 लेके आ रहे हैं. तो यहाँ पे that is the efficiency formula, net work output upon the heat input, and the net work is coming from the first law of thermodynamics, that is the Q1 minus of Q2. तो जो network done है upon heat supply ये अपने को देखने लायक है. तो जो network done रहेगा that is the differences of the two heats, heat supply and the heat reactions, and the this is the relationship P2 V2, P3 V3 power gamma, P4 V4 power gamma is equal to P1 V1 power gamma. This is the process specification. ये process में जो हो रही थी वो सारी चीजें यहाँ पे हैं. ठीक है ना? Efficiency is represented by the 1 minus of T2 by T1. This is the graph, TS diagram, in which all the things are clear. The heat supply at the highest temperature and the heat reaction is the lowest temperature taking place. Entropy remains the constant during the adiabatic process. The 4 to 1 adiabatic compression, the entropy remains the constant, S1 is equal to S4. Similarly, in the process 2 to 3, where the heat transfer is 0, adiabatic expansion process is taking place, and the heat transfer is taking place 0, and the entropy remains the constant, S2 is equal to S3. This is the area of the rectangle ABCD, in which the heat transfer is represented. Q minus of Q2 is equal to T1 minus of T2 into change of entropy. The DS is called the change of entropy. Entropy की एक अलग से separate class रहेगी, उसमें हम आपको discuss करेंगे. Efficiency of a reversible heat engine, that is represented by the 1 minus of the Q2 by Q1. So reversible engine की efficiency T1 minus of T2 by T1. तो T2 को आप कम कर दीजिए, T1 को बढ़ा दीजिए, efficiency cycle की बढ़ जाएगी. कहने का मतलब यही है. यहाँ का जो T2 का टेम्परेचर है, ये जो आप देख रहे हैं T2 का टेम्परेचर जो है हीट रिएक्शन वाला, ये बढ़ा कम कर दीजिए. ठीक है ना? और यहाँ का टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी. अब जो कार्नोट साइकिल है कैन नॉट बी परफॉर्म इन ए प्रैक्टिस, हमने पहले भी आपको डिस्कस किया है. बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ए फ्रैक्शनलेस प्रोसेस. ऐसा इम्पॉसिबल है जो कि प्रैक्टिकल कंडीशन में फ्रैक्शनलेस प्रोसेस को कर सके. It is impossible to transfer the heat without the temperature potential, and the isothermal process can be achieved only if the piston move very slowly. ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस में पिस्टन काफी स्लो स्पीड में चले और दूसरी वही एडियाबेटिक जो प्रोसेस है वो वहाँ पे पिस्टन काफी फास्ट स्पीड में चले. जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, एडियाबेटिक प्रोसेस तभी हो सकती है जब पिस्टन काफी फास्ट स्पीड में चले, और आइसोथर्मल प्रोसेस तभी अचीव हो सकती है जब पिस्टन काफी स्लो स्पीड में चले. So this is the variation of motion of piston during the same stroke. It is not possible. सेकेंड लॉ को बीट करने का तरीका क्या है, यदि आप कर सकते हैं क्या, यदि आपने रेफ्रिजरेटर को ओपन कर दिया तो क्या वो रूम को गर्म कर देगा या ठंडा कर देगा? ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा आपने कभी सोचा है क्या कि ऐसा हो सकता है कि यदि आपने रेफ्रिजरेटर को ओपन कर दिया तो वो आपके रूम को ठंडा कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है ना? और गर्म कर देगा उल्टा. ठीक है ना? Because of कि work is needed to move the heat from the cold to hot, not cold to atmosphere side. ठीक है ना? So the actual amount of the heat added to the kitchen is more than the amount removed from the refrigerator. जितनी भी amount of heat add हो रही है किचन में वो ज़्यादा रहती है कंपेरिजन टू द जितनी भी heat remove हो रही है रेफ्रिजरेटर से. अब यदि बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की और इरिवर्सिबिलिटीज की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है यदि आपने एक्सपांसन किया किसी प्रोसेस में. जैसा कि एग्जांपल मैं शुरू से देता आ रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ा रहा था आपको या बेसिक फंडामेंटल पढ़ा रहा था, तो रिवर्सल प्रोसेस वही है कि यदि आपने आइस को फ्रिज में से निकाल के बाहर रखा तो थोड़ी देर बाद वो वाटर बन जाएगा, और वाटर को वापस यदि आपने फ्रिज में रख दिया तो वो आपका आइस बन जाएगा. तो नो रियल प्रोसेस आर द रिवर्सिबल. तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है, लेकिन कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकती पूरी तरीके से, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे लौटना रहता है. कि कोई भी प्रोसेस जो है रिवर्सिबल नहीं हो सकती है. एंड इट इज द थ्योरेटिकली प्रोसेस द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस. चूंकि अब थ्योरेटिकल है तो एफिशिएंट रहेगी. जैसे कार्नोट की यदि हम बात करते हैं तो कार्नोट प्रैक्टिकल साइकिल नहीं हो सकती, लेकिन थ्योरेटिकल साइकिल हो सकती है, और थ्योरेटिकल साइकिल की एफिशिएंसी आपकी 100% हो सकती है.
जितनी भी प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पा रही है, वो क्यों नहीं हो पा रही, उनके पीछे लॉजिक है। तो उन प्रोसेस को बोला जा रहा है इरिवर्सिबल, यदि वो रिवर्सिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें इरिवर्सिबिलिटीज आ रही है, उसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बन पा रही है। अब वो कमियां क्या है वो आप देखिए, इसमें यहाँ पे आपको नजर आएगी वो कमियां। तो कॉमन सोर्सेज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शनल लॉसेस है। सडन एक्सपांशन इन द कंप्रेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रोसेस आपकी हो रही है जरूरी नहीं कि बहुत स्लो हो, यदि आपको एक्सपांशन या कंप्रेशन करना तो स्लो हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, या बहुत तेज गति से भी हो। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है सडन टाइप हो रही है, एक्सपांशन जो कंप्रेशन हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है। हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस में हो रहा है। तो दिस इज द रीजंस। तो जितनी भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है वो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करती हैं, जो कि मैक्सिमम अमाउंट का वर्क डन क्रिएट करती हैं। अब वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस जो कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं, तो वो मिनिमम अमाउंट का जो वर्क डन रहता है वो लेके चलती हैं। ये एक बोलना चाहिए फंडामेंटल अप्रोच है, जहाँ की वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। तो वर्क डिवाइस जो है, प्रोड्यूसिंग डिवाइस जो है, वो आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क को क्रिएट करती हैं। जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क को क्रिएट करती हैं। जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो बहुत स्लो होती है, फ्रैक्शनलेस होती है, एक्सपांशन वाली होती हैं या कंप्रेशन वाली होती हैं, जहाँ की धीरे गति से फ्रैक्शनलेस टाइप का एक्सपांशन या कंप्रेशन हो रहा हो। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है कि हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को अचीव कर सकें। वन ऑफ द मोस्ट आइडियलाइज साइकिल जो कि कार्बन साइकिल को फॉलो करती है, सैडी कार्बोनेट ने बताया था। That is the today lectures. If any doubt, if you have any questions, please ask me. Because of the time is very less left, 2 minutes.